नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाखौन। मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। जो लोग बाहर में भी मेरा यूट्यूब देखते हैं उनको भी नमस्कार। आज मैं राहु के बारे में बताऊंगा। राहु 1.5 साल तक सिंह राशि में थे बने हुए और 17 तारीख को 17 अगस्त मैंने लिखा है यहाँ 17 अगस्त 2017 से राहु उल्टे पांव चलते हुए, क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं, राहु एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। उल्टे पांव चलते हुए सिंह राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, देश काल, स्थान काल, पात्र और जातक सब पर इसका प्रभाव पड़ता है और पड़ेगा ही। इसी के कारण बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बहुत सारे जो ग्लोबल फॉर्मेट में चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है, युद्ध, महायुद्ध, विश्व युद्ध वगैरह की जो स्थितियां आती हैं, इसी के कारण उत्पन्न होती है, इसके और मंगल के कारण। तो मैं अभी राहु के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। देखिए, इसको पूरा बताने में हमको 2-3 दिन लगेगा। आज मैं सिर्फ एक राहु का थोड़ा परिचय और कुछ राशि में इनका क्या प्रभाव होगा वो मैं ढंग से बता रहा हूँ। आप भी टीवी में आप लोग बहुत कुछ देख चुके होंगे और बहुत जगह पढ़े भी होंगे, यूट्यूब में भी पढ़े होंगे, देख लीजिए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो एक व्यवहारिक और वास्तविक चीज से परिचय कराना चाहता हूं मैं आपको। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि राहु है क्या। 9 ग्रह के भीतर में एक ग्रह ही आता है। 7 ग्रह तो दृष्टि गोचर होते हैं। दूरबीन से सारे 7 ग्रह को खगोल शास्त्री देखते हैं। राहु आकाश में कहीं नहीं दिखाई देता है, केतु आकाश में कहीं नहीं दिखाई देता है। ये दृष्टि गोचर वाला ग्रह नहीं है और ये ग्रह है ही नहीं। ऋषियों ने एक इमेजिनरी जो सर्कुलर पॉइंट आकाश में बनता है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चलते हैं और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चलते हैं, इससे जो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट बनता है, ऊपर वाले को राहु और नीचे वाले को केतु बोलते हैं। लेकिन ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका प्रभाव जो एक इमेजिनरी चीज है उससे या उसके समान या उससे भी अधिक इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे ऋषियों, मनीषियों, ज्ञानियों, खगोल शास्त्रियों ने इस रहस्य को लॉन्ग अगो, सृष्टि के, वेद के रचना के समय ही, ऋग्वेद के समय ही इस सारी चीजों को उन्होंने जान लिया था। तो उन्होंने राहु केतु को 7 ग्रहों के साथ 2 ग्रह और बना करके नवग्रह का स्थान दिया, इसलिए कि राहु और केतु का प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन बकिए जो मॉडर्न साइंस के जो लोग अभी आधुनिक वे में नेपच्यून, वरुण, यम, प्लूटो इत्यादि इत्यादि ग्रहों का जो उसमें इंक्लूजन करते हैं, ये भ्रामक है। कारण कि जो प्लूटो से, नेपच्यून से जो किरणें आती हैं धरती पर आने में, उन लोगों को एक किरण जो वहां से निकलेगी और धरती पर आएगी, उसको आने में 200 साल, 150 साल तक भी लग जाते हैं। बहुत समय लगता है। इसलिए आदमी की आयु 100 साल, तो वो एक समस्या होती है, वो गणना संभव नहीं है। तो मैं ड्राइंग में आपको दिखा रहा हूं कि
राहु है क्या चीज? अब देखिए, ये सूरज भगवान है। इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। ये सूरज भगवान है, इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। और पृथ्वी का सैटेलाइट चंद्रमा है। ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा इस पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। तो एक सर्किल का दूसरा सर्किल जो चांद से बन रहा है, इमेजिनरी सर्किल आकाश में, और पृथ्वी से बन रहा है सूरज के चारों ओर, ये दोनों सर्किल में ये पॉइंट एक कटता है ऊपर में। इस पॉइंट को राहु बोलते हैं और इस पॉइंट को केतु बोलते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल सत्य है। कहानी के हिसाब से मैं बोलूं तो राक्षस था, वो कहानी वाली बात है, वो अलग है। और यहां पर जो सितारे होते हैं, इसके चारों ओर जो सितारे होते हैं, तारे होते हैं, इसके चारों ओर उस पॉइंट पर कटने के कारण उसमें चारों ओर विष फैल जाता है, पूरा पॉइजनस हो जाता है। तो ये जोन जो है, ये जोन पॉइजन का जोन है। ये पॉइजन है, विष है। तो इसलिए राहु को विष बोलते हैं। राहु का इंडिकेशन पर्यायवाची विष भी हो सकता है। और ये केतु है, इसके चारों ओर जितने सितारे होते हैं, आकाश में जितने तारे होते हैं, सब में अमृत आ जाता है। अमृत का गुण आ जाता है। तो कहानी ऐसी बनी कि समुद्र मंथन हो रहा था, शेषनाग को रस्सी बनाया गया, मंदराचल पर्वत को डाला गया और रगड़ रहे थे दोनों ओर से। और जब एक चीज निकलता था तो ईश्वर देवता को, दूसरा और दानव को मिलता था। ऐसे ही एक बार अमृत निकल गया तो वो चला गया देवताओं की तरफ। तो राक्षसों को समझ में आया, इसमें एक ही राक्षस में एक राक्षस बहुत इंटेलिजेंट था, उसका नाम था राहु। उसने सोचा कि ये तो देवताओं की तरफ अमृत चला गया, ये लोग तो अमर हो जाएंगे, हम लोग तो नश्वर रह जाएंगे। तो उसने सबसे पहला काम किया कि उसने अपना रूप बदला और देवताओं का रूप धारण कर लिया, मोर मुकुट लगा करके आराम से। और जहां पर अमृत परोसी जा रही थी, वो भी पंक्ति में जाकर के बैठ गया। और संजोग ऐसा कि इसको भी अमृत मिल गया और ये अमृत खा भी लिया और अमर भी हो गया। लेकिन भगवान विष्णु इस चीज को समझ पाए, जब तक समझे तब तक तो अमर हो गया था, अमृत खा लिया था। फिर भी भगवान विष्णु ने चक्र से उसका गला काट दिया। तो एक पोर्शन राहु रह गया, एक पोर्शन केतु हो गया। ये कहानी है। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल सत्य यह है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चल रही है। एक इमेजिनरी सर्किल, काल्पनिक सर्किल बना और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रही है, एक काल्पनिक सर्किल बना। और ये सर्किल दो जगह कटते हैं। ऊपर में जो कटता है नॉर्थ में, ये राहु कहलाता है, और साउथ में जो कटता है वो केतु कहलाता है, इस पॉइंट को। तो इस केतु में अमृत के समान गुण रहता है। और इस जो पॉइंट में इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसमें चारों ओर जितने सितारे होते हैं उसमें विष आ जाता है। तो ये 9 ग्रहों में ये 2 ग्रह दूषित ग्रह हो गए, जिन्होंने अमृत पाने के लिए चोरी की थी। ऐसे ही एक बार विष निकला, हलाहल विष निकला था। सारी पृष्ठि निकलने के साथ ही सारी सृष्टि जलने लग गई, इतना भयानक विष था वो।
देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान शंकर को, भगवान शंकर उसको अपने कंठ में लेके अटका लिए, पेट के नीचे नहीं लाए, कंठ में ही अटका लिया। तो वो उतना प्रभाव था कि वो उनका गला नीला हो गया, इसलिए भगवान शंकर नीलकंठ कहलाते हैं, कंठ नीला हो गया। और अमृत मिला तो देवताओं की तरफ चला गया। तो राहु ने ये छल किया। तो राहु को एस्ट्रोलॉजी में इंडिकेशन देते हैं कुछ चीजों से। पहला तो राक्षस से, ए डेमन, एक दैत्य, जो हानि करने वाला चीज है, जो नुकसान करने वाला चीज है, जो ऋषि मुनियों को मार करके खा जाता था, जो सत्य से भागता है, जो परे है, जो चोर है, जो बदमाश है, जो ज्ञान को नहीं परखता है, जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलता है, जो यज्ञ को नष्ट करता है, देवताओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, वो दैत्य राहु हुआ। तो एक डेमन का गुण उसके अंदर में आया राहु बोलने से। दूसरा कि वो वेश बदला, ही चेंज्ड हिज फॉर्मेट एंड बिकेम लाइक ए गॉड। तो वो राक्षस रूप बदलने में माहिर था, इतना माहिर था कि कोई शक नहीं कर सका कि राक्षस है जो देवता का रूप बना करके आया है। तो he was a master in changing his format or dress or uniform or face. जैसे सिनेमा में हीरो लोग कभी बूढ़े बनते हैं, कभी बाप बनते हैं, कभी बेटा बनते हैं, कभी नौकर बनते हैं, कभी राजा बनते हैं, कभी हीरो बनते हैं। एक ही एक्टर अपना रूप बदलता है। तो उसके कुंडली में यदि राहु स्ट्रांग है तो वो माहिर होगा, यदि राहु स्ट्रांग नहीं है तो एक्टर फ्लॉप कर जाएगा। किसी भी एक्टर की कुंडली में आप इसको चेक कर लीजिए। तीसरी बात ये कि वो छल किया, अमृत पाने के लिए छल किया। तो आदमी कपटी है, धोखेबाज है, षड्यंत्रकारी है। ये राहु की प्रॉपर्टी में बोल रहा हूं, जो लिखना चाहते हैं लिखते चले जाइए। तो ये धोखा देने की टेंडेंसी, राहु जिसके शरीर में चिपक जाए उस आदमी के अंदर में छल करने की कैपेसिटी हो जाएगी, प्रवंचना करने की हो जाएगी, दूसरों को धोखा देने की इच्छा हो जाएगी, उसके अंदर में यह प्रवृत्ति रहेगी। छल कपट प्रपंच के जरिए अमृत पाना है। अमृत सबसे कीमती चीज, जिससे अमृतत्व प्राप्त हो जाए, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो यौवन हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो सामर्थ्य हो, वो व्यक्ति चोरी करने के लिए, चीटिंग करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। तो राहु के जो मुख्य गुण हुए उसमें एक गुण हुआ दैत्य का, दूसरा हुआ वेश बदलने का, षड्यंत्र करने का, तीसरा हुआ चोरी करने के लिए प्रवृत्त होना। और जब वो चोरी कर लिया तो भगवान ने दंड भी दे दिया। तो ये जो व्यक्ति राहु की प्रवृत्ति का होकर के चोरी करेगा उसको दंड भी मिलेगा, ये भी सत्य है। मैंने कहा राहु के बारे में जान लीजिए, कारण कि बहुत सारे लोग इस विषय को जानते नहीं हैं, सिर्फ कहानी के रूप में, आख्यान के रूप में जानते हैं। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि राहु है क्या चीज। तो एस्ट्रोनॉमिकली यह है कि इट इज अ टू सर्किल, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू सर्किल्स। और बाकी कहानी के रूप में उसके पूरी प्रॉपर्टी को दर्शाया गया है कि राहु माने राक्षस और वो इस तरह का लोभी व्यक्ति है। अब जैसे ट्रेन चलते हैं हम लोग, ट्रेन में तो लगता है कि गाछ पीछे की ओर दौड़ रहा है। उसी तरह से चूंकि ये एक पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है, और उसके बीच से जब ट्रेन चलती है तो लगेगा कि ये पॉइंट पीछे घूम रहा है।
राहु केतु पीछे घूम रहे हैं, पॉइंट्स पीछे घूम रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट पीछे घूम रहे हैं। तो ये क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं, ये उल्टे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो अभी ये सिंह राशि में है, ये वापस जाएंगे कर्क राशि में, इज गोइंग बैकवर्ड। ये हमेशा उल्टी गति से ही चलते हैं, कदापि 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 नहीं ये सीधी गति से चलते हैं, ये संभव ही नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकली ये संभव ही नहीं है। और 90% राहु को लोग अशुभ मानते हैं, भयभीत होते हैं, डरते हैं। अब ये ग्रह चेंज हो रहा है। पहले सिंह राशि में थे, 5 नंबर में थे, 5 नंबर को सिंह राशि बोलते हैं। 5 नंबर में थे राहु, जहां पर कुंडली में थे तो यहां पर ये 5 नंबर में राहु थे ऐसे। अब ये उल्टे पांव चल के ये 4 नंबर में राहु आ गए। 4 नंबर को कर्क बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कैंसर बोलते हैं, कैंसर। सो ही इज इंटरिंग फ्रॉम लियो टू कैंसर इन ए रिवर्स गियर। अब कैंसर, कैंसर का मतलब होता है चंद्रमा। इसको हिंदी में 4 बोलते हैं। तो 4 का मतलब चंद्रमा। इस चंद्रमा के ऊपर में ये राहु आ जाएंगे, इस जोन में राहु आ जाएंगे। तो चंद्रमा और राहु चंद्रमा सबसे कमजोर, सबसे कोमल, सबसे मीठा ग्रह है। अमृत के समान है ये। शरद पूर्णिमा की जब पूर्णिमा होती है तो इसी चांद से अमृत गिरता है। लोग खीर बाहर में रख देते हैं, रात भर रखवाली करते हैं कि चांद से अमृत गिरेगा और उसको हम लोग जब खाएंगे सुबह तो उससे निरोगता आएगी, आरोग्यता आएगी, आयु की वृद्धि होगी। तो चंद्रमा को अमृत से भी इंडिकेट किया गया है। तो राहु जब चंद्रमा के पास आएगा, अमृत के पास आएगा, तो वो उसको खाने को आतुर होगा, लेने को आतुर होगा, उसको निगलने को आतुर होगा। इसी भाषा में साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े तो उतने दूर चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा एक लाइन में हो जाए और पृथ्वी की छाया यदि चंद्रमा पर पड़ती हो तो उतना दूर पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे। इसको ग्रहण बोलते हैं। तो राहु यदि चंद्रमा के साथ आ रहा है, चंद्रमा के घर में आता है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट ग्रहण योग भी लगा रहा है। तो अमृत भी खाने जा रहा है, निगलने जा रहा है। तो जिन लोगों का कर्क राशि है, 4 नंबर जिनके कुंडली में 4 नंबर है और वहीं पर चंद्रमा लिखा हुआ है, तो आप कर्क राशि के हैं और उसी में चंद्रमा आ रहे हैं, उसी में राहु आ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं और आपके चंद्रमा को, आपके अमृत को ये राहु खाने जा रहा है, निकलने जा रहा है। जैसे एक कार है, कार का अमृत क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंजन। उसी तरह से मनुष्य का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हार्ट, छाती। 4 नंबर, इस 4 नंबर को छाती भी बोलते हैं।
तो राहु आपका छाती खाने आ रहा है, आपका अमृत खाने आ रहा है, आपको मारने आ रहा है, आपको रोगी करने आ रहा है, आपको नुकसान करने आ रहा है। ये तो साधारण सी बात हुई। अब इस 4 नंबर को, इसी 4 नंबर को, इस 4 नंबर को नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर दिशा। तो राहु का मूवमेंट उत्तर दिशा की ओर भी आ रहा है। पूरब के कोने से घूमते हुए ये उत्तर आ रहे हैं, उत्तर पूरब की दिशा में, पूरब से उत्तर की ओर आ रहे हैं। अब उत्तरी गोलार्ध विश्व का नक्शा देखें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो उत्तरी गोलार्ध भी राहु के दुष्प्रभाव के चपेटे में आ जाएगा, जिसमें अमेरिका वगैरह बहुत सारी कंट्रियां हैं। आप मैप देख लें, गोलार्ध ग्लोब देख लें, उसमें आप समझ जाएंगे। अब यदि हम सिर्फ भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष का उत्तरी क्षेत्र, चाइनीज बॉर्डर, तिब्बत, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सारे एरिया पहुंच जाएंगे यहां। राहु उन जगह में जा रहे हैं। उत्तरी भारत को बांट दीजिए, बीच में ऐसा भारतवर्ष है, तो ये आधा कर देंगे तो उत्तर, ये हो गया उत्तर भारत। इसी में राहु का प्रभाव हो रहा है, राहु यहां डुक रहे हैं। तो उत्तर भारत भी चपेटे में, राहु के चपेटे में रहेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं। एवरी कॉइन हैज गॉट 2 साइड्स। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं। ईश्वर की सृष्टि का कुछ भी चीज ऐसा नहीं होता है जिसके फायदे और नुकसान नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग हर चीज को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसके कारण कुछ समस्या हो जाती है। अब देखिए, मैं एक चीज बना रहा हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। 17/8/17 से राहु आ रहे हैं 4 नंबर में। मैं ड्राइंग सही नहीं होगा, सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूं मैं। एक आदमी का चित्र बना रहा हूं, स्पष्ट ना भी हो तब भी आप समझने के लिए समझ लें। ये आंख के ऊपर के हिस्से को 1 बोलते हैं, यहां से यहां तक को 1 बोलते हैं। इस जोन को 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, हाथ को भी 3 बोलते हैं, 4 को छाती बोलते हैं, 5 को पेट बोलते हैं, 6 को एब्डोमेन बोलते हैं, 7 को मूत्राशय बोलते हैं, 8 को जांग बोलते हैं, 9 को, इसको 9 बोलते हैं, इसको नी बोलते हैं, घुटना। 10 को पैर का आधा हिस्सा,
पैर का निचला हिस्सा 11 और पैर के ये सारे निचले वाले हिस्से को 12 बोलते हैं। अब राहु आ रहे हैं कहां? उल्टा पेट से चढ़ के छाती पर आ रहे हैं। राहु इज इंटरिंग हियर, इस जगह में राहु आ रहा है। जैसे यहां पर कुंडली बना करके मैं बता रहा हूं, जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, कारण कि मैं बहुत जल्दी से तो नहीं है बोल रहा हूं और समय लेके बताऊंगा। मैं एस्ट्रोलॉजर बंधु के अलावा चाहता हूं जो लोग जनमानस है वो समझ ले, मेरा काम अपने वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम है। मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। मान लिया ये 4 नंबर है और यहीं पर राहु आ गए, तो राहु में एक गुण है कि राहु जहां रहते हैं वहां से 5 में 1 2 3 4 5 यहां भी राहु का प्रभाव आ जाता है। 7वें यहां पर भी प्रभाव आ जाता है राहु का, और 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर भी राहु का प्रभाव आ जाता है। तो राहु कहीं भी रहे 4 जगह उनका प्रभाव पड़ता है। अब यदि इस अंक को हम बढ़ाएं, 4 की जगह में ये 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, ये 10, ये 11 और ये 12, 1 2 3। तो राहु 4 नंबर में तो यहां तो प्रभाव डाल ही रहे हैं, यहां तो नुकसान कर ही रहे हैं। उसके बाद 8 नंबर में कर रहे हैं, तो ये जंघा है, जंघा में भी नुकसान कर रहे हैं। 10 नंबर ये पैर है, पैर में भी नुकसान कर रहे हैं। और 9 नंबर ये पैर की अंगुली, तलवा, एक्सेट्रा, ये पूरा जोन। तो राहु इतने जगह भी प्रभाव डालेंगे। छाती, ठौना से अपने बित्ते से 1 बित्ता नीचे कर लीजिए, नाप लीजिए। ये ठौना है, यहां से 1 बित्ता नीचे। और पैर का सुपली, तलवा, पैर की उंगलियां और उंगली के पीछे वाले हिस्से, टखना, वहां तक राहु का प्रभाव होगा। तो ये सब जगह में भी नुकसान करेंगे। अब ये जो 7 नंबर है इसको पश्चिम बोलते हैं, मतलब मूत्राशय के जगह में भी ये नुकसान कर रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड वालों को ज्यादा तकलीफ होगा। 7 नंबर पश्चिम बोलते हैं। तो राहु पश्चिम दिशा में भी नुकसान करेंगे। बॉम्बे साइड हिंदुस्तान का हो देखो तो, और विदेशों हो तो ग्लोबली उत्तरी गोलार्ध का पश्चिमी हिस्सा। 10 नंबर माने साउथ, 10 नंबर को साउथ बोलते हैं, नोट कर लीजिए, इसको मान लीजिए, मैं कभी बता दूंगा। 10 नंबर को साउथ बोलते हैं। तो दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश से लेकर के नीचे मद्रास, बेंगलोर इत्यादि, इन सब जोन को पकड़ लीजिए। और 12 नंबर को नॉर्थ बोलते हैं। ये जो 12 नंबर है इसको नॉर्थ बोलते हैं। तो उत्तरी भारत में है ऑलरेडी, 2 बार उत्तर आया। पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, इतने जगह भी ये प्रभाव डालेंगे। तो जिन लोगों के कुंडली में राहु खराब होंगे
और इस इलाके में हैं, भारतवर्ष के उत्तरी जोन में है, पश्चिमी जोन में है, दक्षिणी जोन में है, उन लोगों को विशेष तकलीफ होगा। लेकिन सबों को डरने की बात नहीं है। एक बहुत बड़े रहस्य की बात बता रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी का ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये जो राहु घूम रहे हैं, आकाश में सभी ग्रह घूम रहे हैं, 9 के 9 ग्रह घूम रहे हैं। ये कैसा है, इसको गोचर बोलते हैं। गोचर मतलब एक मैदान है जिसमें गैया चल रही है, इधर से उधर से चलते 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 ऐसे जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं गोचर। ग्रह आकाश में गैया के समान घूम रहे हैं, चल रहे हैं, गाय के समान ग्रेजिंग। तो ये गोचर है। लेकिन जब आपका जन्म हुआ उस समय आपकी फिक्स्ड कुंडली हुई। उस फिक्स्ड कुंडली में जो जो चीजें लिखी हुई हैं, सिर्फ उतने ही चीजों को ये गोचर में रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि आपके बर्थ कुंडली में लिखा हुआ नहीं है उस रोग को ये दे देंगे आपको, वैसा कोई तकलीफ दे देंगे। आपके कुंडली में लिखा हुआ है कि इनको कभी जिंदगी में छल कपट हो ही नहीं सकता, तो राहु आपके शरीर में बैठ जाए, पीठ में बैठ जाए, कहीं भी आ जाए, किसी भी जोन में आ जाए, आपको षड्यंत्र नहीं होगा आपके ऊपर में। तो जो भी मैं बोलूंगा उसके लिए ये जरूरी है कि आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। अपने अगल बगल के पंडितों से ये सारी चीज जान लीजिए, ये आवश्यक है। नहीं तो मैं तो बहुत सारी बात बोलूंगा और आप घबराएंगे कि सब हमारे ऊपर ही लागू हो रहा है। नहीं, वही चीज लागू होगी। फिर से समझ लीजिए, आपके कुंडली में यदि राहु टॉप क्लास का है, फर्स्ट क्लास की स्थिति में पड़ा हुआ है, तो राहु आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, फायदा ही देंगे, उल्टा फायदा देंगे राहु। यदि कुंडली में, आपके बेस कुंडली में यदि ये अधम स्थिति में है, खराब स्थिति में है, आपको हानि करने के पोजीशन में है, तो राहु जरूर कर्क राशि में आकर के आपको नुकसान करेंगे। तो एक कुंडली होती है, एक गोचर होता है। कुंडली जो है वो प्रारब्ध है, जो आपकी किस्मत में भगवान ने लिखा है। आपकी आत्मा के साथ जो चीज गई उसको भगवान ने डिकोड किया, डिकोड करके आपको जन्म दिया और सारा किस्मत लिख दिया। उस लिखे हुए किस्मत को ट्रांसलेट करने के लिए ग्रह घूमते रहते हैं, तभी ये ट्रांसलेशन होकर के आता है। इसी में दशा, महादशा वगैरह वगैरह पंडित जिससे आप सुनते होंगे, एक दशा चलसे वही चलसे वगैरह वगैरह, सारी कहानी नौटंकी इसमें होती है। लेकिन उस दशा के अंदर में भी उसको इग्नाइट करना, क्रिस्टलाइज्ड करके उसको रिजल्ट देना, ये गोचर करते हैं। तो जिस आदमी को गोचर का पक्का ज्ञान नहीं है, गोचर के वेद का ज्ञान नहीं है, मैंने वेद शब्द को यूज के बता रहा हूं, जिसको वेद का ज्ञान नहीं है वो समझ नहीं पाएगा सारा रहस्य को, या मेरी बात को गलत समझ लेगा। वेद होता है, जैसे मैं जा रहा हूं अगले को मारने के लिए, मेरी इच्छा है कि चलो उसको मैं आज मारूंगा, लेकिन मेरे सामने एक बड़ा सा दीवार आ गया, तो मैं उसको देख भी नहीं पा रहा हूं और तोड़ करके लांग करके जा भी नहीं पा रहा हूं। तो ये वेद हो गया, रुकावट आ गई, बाधा आ गई, इसको वेद बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है एस्ट्रोलॉजिकली। तो यदि वेद लग जाता है तब भी नुकसान नहीं होता है, उल्टा फायदा हो जाता है। तो वेद दो तरह के होते हैं, वाम वेद और वेद। एस्ट्रोलॉजी बहुत फास्ट चीज है, इतना आसान नहीं है कि पंडित जी कुछ बोल के चले गए। मैं आपको समझा के बता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसको आप समझें। कि भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा धरोहर है ज्योतिष हम लोगों के पास। शास्त्र में कहा गया है, श्लोक मुझे अभी याद नहीं है, कि जब व्यक्ति का पुण्य उदय होता है तभी वो व्यक्ति ज्योतिष के पास
अपने भाग्य को जांचने के लिए, समझने के लिए जाता है। जब तक पुण्य का उदय ना हो वो ज्योतिष के पास जा ही नहीं सकता। लेकिन ज्योतिष से मतलब हमारा वो है जो ज्योतिषाचार्य हैं, जिनको ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान है, जिनको संहिता का ज्ञान है, जिनको गोचर का ज्ञान है, जिनको अष्टधा गति का ज्ञान है, जिनको जितने सिद्धांत हैं ज्योतिष के, सारे सातों सिद्धांतों का ज्ञान है, वो ज्योतिष कहलाते हैं। 2-4 किताब पढ़ के पंडित जी को देख करके हाथ ऐसे ऐसे टिप करके नहीं होता है, नौटंकी है, झूठ है, वो आदमी तो अपने नरक में जाएगा और आप लोग को भी गड्ढे में डाल रहा है। तो सारी चीजें ज्योतिष के अनुसार ही होती हैं। और मैंने ये बताया आपको थोड़ा और राहु के बारे में बता देता हूं। थोड़ा समय लूंगा, इतना आसान नहीं है कि एक दिन में सारी बात खत्म कर दूं मैं। राहु 9 ग्रह होते हैं, इंक्लूडिंग राहु केतु, सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि, शुक्र, राहु, केतु, 9 ग्रह हुए। और हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र का मतलब होता है आकाश का गोलार्ध का गोलक का 13 डिग्री 20 मिनट का एक टुकड़ा एक नक्षत्र कहलाता है। तो 360 डिग्री को यदि हम 13 डिग्री 20 मिनट टुकड़ा करना शुरू करें तो 27 टुकड़े होंगे। तो 9 ग्रह के 3-3 टुकड़े पड़ते हैं। हर एक ग्रह को 3 टुकड़े उनके हिस्से में पड़ता है मैथमेटिकली। तो राहु के भी 3 टुकड़े आते हैं नक्षत्र। राहु का एक नक्षत्र है आद्रा। आद्रा का मतलब होता है मॉइस्चर, जिसमें नमी रहती है, जो टपकता है। इसी कारण जब सूरज आद्रा नक्षत्र में पहुंचते हैं तो बरसात का प्रारंभ होता है। बरसात तभी होता है जब सूरज आद्रा नक्षत्र में पहुंचते हैं, तभी पिघल करके बारिश होती है। मैंने आसान शब्दों में कहा आपको समझने के लिए। ये मौसम और वेदर को इंडिकेट करता है। इसके स्वामी जो हैं वो भगवान शिव के रुद्रगण जो हैं वो कहलाते हैं। दूसरा नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र को इंग्लिश में शॉर्ट बोलते हैं तलवार। तलवार से इसका बोध किया गया है। मतलब इसमें भी कुछ कठिनाई है, क्रूरता है, काटने की क्षमता है। ये भी 13 डिग्री 20 मिनट का एक टुकड़े में भी काटने की क्षमता है। तीसरा है शतभिषा। शतभिषा का मतलब होता है 100, शत माने 100, भिषा का मतलब होता है डॉक्टर्स। तो शतभिषा नक्षत्र का मतलब होता है 100 डॉक्टर आकाश में। तो ये डॉक्टर विष को डील करते हैं, विष का उपचार करते हैं। इसलिए जितने लोग शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेते हैं और उनके माता पिता ढंग से पढ़ाएं तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर बनता है। तो राहु के ये जो मैंने पहले गुण कहा उसके अलावा भी ये गुण है। ये मॉइस्चर है, नमी है, लिक्विड है, ये तलवार है, ये काटता है, ये कष्ट देता है। भगवान ने काट दिया था इसको, राहु को। और ये डॉक्टर भी है, रोग भी है। इसने अमृत खा लिया था तो इसको जिंदा करने की क्षमता भी हो गई है। जैसे शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या आती थी। जो मरे हुए राक्षस हो जाते थे, युद्ध में मरते थे, उसको शुक्राचार्य जिंदा कर देते थे।
ये गुण देवताओं के जो गुरु बृहस्पति थे उनको नहीं था ये ज्ञान। तो शुक्राचार्य वाज मोर इंटेलिजेंट, मोर टैलेंटेड देन बृहस्पति। सिर्फ फर्क इतना ही था कि वो राक्षसों के गुरु थे और बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। तो उनको चूंकि ये विद्या का ज्ञान नहीं था तो उन्होंने अपने बेटी को कहा कि शुक्राचार्य का बेटा कच्छ है, उससे तुम शादी कर लो और उसे संजीवनी विद्या सीख लो और हमको भी सिखाओ। गुरु के मन में भी छल आ गया। तो ये राहु विष, छल, जिंदा करने की क्षमता, धोखा देने की क्षमता, बेईमानी करने की क्षमता, कुटिलता, दुष्टता, ये सारी चीजों के साथ ये सारी चीज हमने आपको समझाया अभी कि किस किस जगह कहां कहां इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अभी राहु जब आए हैं कर्क राशि में, तो कर्क राशि में 3 नक्षत्र ढुकते हैं जो बैक होके आ रहे हैं। तो पहले इनकाउंटर करेंगे आश्लेषा नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट का। वहां ये रहेंगे 26 अप्रैल 2018 तक आश्लेषा नक्षत्र में। आश्लेषा का मतलब होता है सांप, जो कुंडली मार करके गहुवन सांप जो रहता है उसको आश्लेषा कहते हैं, आश्लेषा नक्षत्र। इसलिए आश्लेषा नक्षत्र में जन्म ली हुई बच्ची की शादी जल्दी होती नहीं है। जो जानकार पंडित बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो आश्लेषा नक्षत्र में जन्म ली है, ये तो सांप की ऐसी इसकी गति है, हर बात में उलझेगी, ये झगड़ा करेगी, काटेगी, डसेगी, विषकन्या है, मैं शादी नहीं करूंगा अपने बेटे का इससे। उसी आश्लेषा नक्षत्र को राहु मीट करने वाले हैं और 26 अप्रैल 2018 तक रहेंगे। तो राहु विष है, अपने आप में पॉइजन है, आश्लेषा में विष है, दूसरा विष है। अब क्या क्या होने वाला है ये सब मैं बाद में बता दूंगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनागे जोहार। अगले एपिसोड में मैं कुछ आपको बताऊंगा कि किस किस राशि में राहु जाने से क्या क्या रिजल्ट हो रहा है। आज मैंने आपको परिचय दे दिया। नमस्कार।